तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने सीमन एनालिसिस वगैरह पढ़ा था। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आज हम शुरू करते हैं। हम जो स्लाइड है हमारी वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि कैपेसिटेशन क्या होती है एक स्पर्म की और क्यों जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप लोगों को मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। वो एग्जांपल ये होगी कि आप लोगों ने सिरिंज देखी होगी, उसके आगे निडल लगी होती है और निडल के ऊपर कैप होती है। ठीक है, तो जब नीडल के ऊपर कैप होती है तो आप कोई भी जो मेडिसिन है वो इंजेक्ट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी, तो आपने देखा होगा कि वो नीडल से कैप उतारते हैं, देन दैट नीडल विल एबल टू पेनिट्रेट इन योर मसल एंड इंजेक्ट दैट फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, अब इसी की एग्जांपल जो है वो हम लगाते हैं स्पर्म के ऊपर। स्पर्म का जो हेड है, एक्रोसोम जिसे हम बोलते हैं, एक्रोसोम के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है and that coat is known as that cap। ठीक है, इसको अनकैप करना है ताकि नीडल जो है वो क्लियरली पेनिट्रेट कर सके। तो रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट, ठीक है, फ्रॉम द एक्रोसोम इज कॉल्ड कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। कि आपने इंजेक्शन से नीडल पर से कैप उतार दी, अब आपका इंजेक्शन जो है वो पेनिट्रेट करने के काबिल हो गया और स्पर्म भी इसी तरह ही हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि स्पर्म्स कैन नॉट फर्टिलाइज oocyte व्हेन दे आर न्यूली इजैकुलेटेड। द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन टेक्स 5 to 7 आवर्स। ठीक है, ये कहाँ पे होगा कैपेसिटेशन? कैपेसिटेटिव स्पर्म्स आर मोर एक्टिव। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। द कैपेसिटेशन अकर्स इन द यूट्रस एंड ओविडक्ट्स यानी फ्लोपियन ट्यूब्स and is facilitated by the substance of the female genital tract. The acrosomal reaction cannot occur until capacitation has occurred। कैपेसिटेशन जो है जब हो जाएगी उसके बाद ही एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन क्या है वो हम अपने आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये आती हैं स्टेजेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेज कैपेसिटेशन हो गई, इंसेमिनेशन होगी, सीमन चला गया अंदर। ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सर्विक्स के पास पड़ा हुआ है, वो प्लग बना के वहां से स्पर्म जो है वो 48 आवर्स तक फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, 48 to 72 आवर्स तक ओव्यूलेशन हो चुकी हुई है एट दैट टाइम। अब फर्टिलाइजेशन की स्टेज 1 है। क्या होगा? द एक्रोसोम रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द स्पर्म कैन फ्यूज विद द सेकेंडरी oocyte। एक्रोसोमल रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेज। कैसे होगा कि स्पर्म जो है वो जाकर जैसे ही कोरोना रेडिएटा को फिक्स करेगा और जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको जाके वो टच करेगा, एट दैट टाइम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। वहां पर ये कुछ एंजाइम्स काम करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे और उसकी एनिमेशंस भी आप देखेंगे। ठीक है, क्या होगा? अकर्स व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद कोरोना रेडिएटा ऑफ द oocyte, perforation develop in the acrosome, point fusions of the sperm plasma membrane and the external acrosomal membrane occur। ठीक है, ये सारी आप एनिमेशन में देखेंगे जरूर। The acrosome reaction is associated with the release of acrosome enzyme that facilitates fertilization। जैसे ही वो स्पर्म जाकर उसको टच करेगा एट दैट टाइम वो जो है एक्रोसोम जो है वहां एंजाइम क्रिएट करेगा और उसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इस रिएक्शन का आगे एक और रिएक्शन करेगा ओवम। वो क्या करेगा? वो बाकी तमाम स्पर्म्स के लिए इम्परमेबल कर देगा अपनी मेम्ब्रेन को। वो हम दोबारा इसको मैं आपको बताऊंगा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, पैसेज ऑफ स्पर्म्स थ्रू द कोरोना रेडिएटर डिपेंड्स ऑन एंजाइम रिएक्शन। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? हाइलोरेनिडेज रिलीज फ्रॉम द स्पर्म एक्रोसोम। ठीक है, ये आप अंडरलाइन करते जाएं, अपनी बुक में भी देखते जाएं, इट्स इंपॉर्टेंट। और ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम्स, ये दो किस्म के एंजाइम्स होते हैं, एक जो एक्रोसोम से निकला और दूसरा जो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर से निकले। अच्छा, फ्लैजेला एक्शन आल्सो एड्स कोरोना रेडिएटर पेनिट्रेशन। स्पर्म के पीछे फ्लैजेला है जो उसको पुश करता है आगे। It is thought that the other sperms aid fertilizing sperm in penetrating the barriers protecting the female gamete. Capacitated sperms pass freely through the corona radiata cell।
अब आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूं मैं, ये देखिए, ये पूरा ओवम पड़ा हुआ है पूरा एक, ये उसके अराउंड कोरोना रेडिएट है। अब आपको ये देखें तो इस माइक्रोस्कोपिक इमेज के अंदर ये स्पर्म और ये उसकी टेल नजर आ रही होगी, ये स्पर्म ये उसकी टेल, ये जहां जहां एरोज लगे हुए हैं ये सारे के सारे जो हैं स्पर्म्स हैं, और पीछे उसकी ब्लैक कलर की आपको टेल नजर आ रही है। तो इनमें से एक ने फर्टिलाइज करना है। अब स्टेज 2 आ गई, ठीक है। स्टेज 2 के अंदर क्या होगा? पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा अराउंड द oocyte। एक्रोसोमल एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? एस्ट्रेजेस, एक्रोसिन एंड न्यूरोअमाइनेडेज कॉज लाइसिस ऑफ द जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा जो होता है ये सेल्स थे अराउंड द ओवम, ठीक है, जिसको मैंने कहा था अंडे के छिलके की तरह से होते हैं, क्यूबॉइडल इनकी शेप होती है, ढेर सारे होते हैं। तो एक जोना पेलुसिडा बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। वन स्पर्म पेनिट्रेट्स जोना पेलुसिडा, द जोना रिएक्शन अकर्स। नाउ दिस इज स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज में एक्रोसोमल रिएक्शन था, सेकंड स्टेज के अंदर जोना रिएक्शन था। और जोना रिएक्शन क्या चीज है? जोना रिएक्शन मींस कि जैसे ही एक स्पर्म पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा और वो कामयाब हो जाएगा, उसके नतीजे में जितना भी उसका जो जोन थी, आउटर कवरिंग थी ओवम की, वो इम्परमिएबल हो जाएगी फॉर द अदर स्पर्म्स टू एंटर। दिस इज कॉल्ड जोना रिएक्शन। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। This contact results in release of lysosomal enzymes from the cortical granules lining the plasma membrane of the oocyte. In turn, these enzymes alter properties of the zona pellucida, known as zona reaction, to prevent sperm attachment and penetration. यहाँ मैं कहूँ कि other sperms and attachment, उसकी attachment. This reaction makes the zona pellucida impermeable to other sperms, inactivates species specific receptors of spermatozoa zona pellucida। ये आप छोड़ दें, ये एनिमल्स में। अब क्या होगा? एक क्वेश्चन जहन में आता है कि सर अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर हो जाए एट दैट टाइम तो उसे हम कहते हैं डाइस्पर्मी, और 3 एंटर हो जाए उसे हम कहते हैं ट्राइप्लॉइडी। इस दौरान क्या होगा कि ये जो होते हैं क्या कहते हैं, वो ये जो फर्टिलाइज्ड ये जो हो जाते हैं, ये इतने स्टेबल नहीं होते और ये अबॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिनमें डाइस्पर्मी या ट्राइप्लॉइडी होती है ना, वो अबॉर्ट वैसे ही हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब स्टेज 3 और 4 देखते हैं, तो उस वक्त की एनिमेशन देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। स्टेजेस 3 एंड 4 फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड स्पर्म। अब क्या होगा? स्पर्म एंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं oocyte की और स्पर्म की, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगी। टेल जो है स्पर्म की वो वहां से उखड़ जाएगी और साइटोप्लाज्म में वैसे ही क्या कहते हैं फ्लोट करती रहेगी। इस दौरान क्या होगा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ oocyte भी मुकम्मल हो जाएगी। ये आपको मैंने पहले वाले लेक्चर्स में अगर आप सुने तो मैंने कहा था कि सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर वो जो मेटाफेज स्टेट है वहां पे वो अरेस्ट हो जाते हैं अंटिल फर्टिलाइजेशन। जैसी फर्टिलाइजेशन हुई वहां पे सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, उस दौरान एक और पोलर बॉडी बन जाएगी और एक मैच्योर ओवम बनेगा। ये है जी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होगा? फोर्थ स्टेज के अंदर ये प्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे मेल या फीमेल जो स्पर्म आया था उसको हम कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस, और जो फीमेल का ओवम था उससे हम कहते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ये बड़े बड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। As soon as the spermatozoon has entered the oocyte, the egg responds in 3 ways. कौन कौन सी 3 ways थी? कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन किया था उसने। उसके बाद क्या किया था कि रिज्यूम किया था अपना सेकंड मियोटिक डिवीजन और कंप्लीट की थी। फिर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग हो जाएगी। वो क्या होगी वो आगे हम देखते हैं। 5 के अंदर मैंने कहा था प्रो न्यूक्लियस बनेंगे। स्टेज 5 में फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस। अब इसमें क्रोमोसोमल जो मटेरियल्स होंगे वो डी क्या कहते हैं हो जाते हैं कंडेंसेट हो जाते हैं, यानी कि स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, और एनलार्ज हो जाते हैं इन साइज।
ये आपको सारा एनिमेशन के अंदर मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक दफा टेक्स्ट देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक हमें क्या कहती है। उसके बाद क्या होगा कि क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ द ओवम दी, वही दोबारा बात की है कि वहां पे मियोसिस कंप्लीट होगी और उस वक्त प्रो न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगा कि द मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियर इनडिस्टिंग्विशेबल, ये दोनों अलग अलग आप पहचान नहीं सकोगे, ये अब एक न्यूक्लियस बनता जा रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम वहां पर क्या होगा कि 23 प्लस 23 ये 1n थे, हैप्लॉइड थे, ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। 23 अपनी ही फोटोकॉपी बनाएगा फ्रॉम द मेल साइड, 23 फीमेल साइड भी अपनी एक फोटोकॉपी बनाएगा, तो वहां पे एक माइटोसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फिजियोलॉजी है, वो बड़ी मजे की, आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो पॉइंट्स क्या हैं। ये देखें, ये आप एक माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं इमेज, और ये देखें तो इसके अंदर आपको ये दो प्रो न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। और ये जो है ये पोलर बॉडी बन गई, क्योंकि सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी तो ये पोलर बॉडी बन गई है। ये पूरा एक ओवम था, ठीक है, ये उसका जोना पेलुसिडा था, और ये देखिए बाकी स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इस डायग्राम में दिखानी। स्टेज 6 की तरफ आते हैं। स्टेज 6 के अंदर क्या होगा कि मेम्ब्रेन होता प्रो न्यूक्लियर ब्रेकडाउन, ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंसिस एंड अरेंज देमसेल्व्स फॉर द माइटोटिक डिवीजन। जैसे मैंने पहले आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 23 हैप्लॉइड था तो उसने 23 डायप्लॉइड बनना है, तो क्या होगा 46 क्रोमोसोम्स हैं लेकिन वो डायप्लॉइड नंबर है, दो दो उसमें है पड़े हुए। उसके बाद होना वहां पर क्लेवेज, वो दो दो जो होंगे उनके दरमियान में एक लाइन आएगी, उसको हम कहते हैं क्लेवेज, और उस क्लेवेज के अंदर 46, एक साइड पे 46, दूसरी साइड पे टू सेल स्टेज कहलाती है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि माइटोसिस इन न्यू ज़ायगोट यूजेस सेंट्रियोल्स डिराइव्ड फ्रॉम द स्पर्म। स्पर्म के सेंट्रियोल्स यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो साइड के अंदर सेंट्रियोल्स होते ही नहीं। फिर इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो था स्पर्म के अंदर सारे का सारा टेल में था, और वो टेल उखड़ गई थी उसकी जब उसने फर्टिलाइज किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका यूज होगा, मिटरनल साइड का, यानी ओवम का माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्पर्म के यूज होंगे। देखो अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है। अब थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं, वो क्या फैक्ट्स हैं, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये समटाइम्स वाइवा में भी पूछ जाते हैं, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी है, बीइंग अ डॉक्टर हमें ये आना भी चाहिए। फर्टिलाइजेशन जो होती है विद इन 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन के अंदर अंदर होती है। Approximately 400 to 600 million sperms are deposited at cervical opening during ejaculation. Some sperms are held up by the folds of the cervix and are gradually released into the cervical canal. This gradual release increase the chances of fertilization. यानी कि फर्स्ट करें इंसेमिनेशन जो है वो ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले हो गई या 48 आवर्स पहले हो गई, तो वहां पर ये कैनाल के अंदर वहां पे कोगुलेट बन जाएगा, वहां से स्पर्म स्लोली स्लोली रिलीज होते रहेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। मोस्ट ह्यूमन स्पर्म्स डू नॉट सर्वाइव लॉन्गर देन 48 आवर्स इन द फीमेल जेनिटल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, 48 आवर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। ओनली अबाउट 200 स्पर्म रीच द फर्टिलाइजेशन साइट, ओनली 200 आउट ऑफ मिलियंस। मोस्ट डीजेनरेट एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इतनी सी बात, सिर्फ एक स्पर्म ने फर्टिलाइज करना। रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या है, स्टिमुलेट्स द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट मियोसिस। पहली बात तो ये कि मियोसिस उसने कंप्लीट करना है। दूसरे नंबर पे क्या होना है, रिस्टोर्स द नॉर्मल डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच आर 46 टू n कैपिटल N। क्लेवेज उसकी स्टार्ट हो जाएगी, क्लेवेज से ही आगे एम्ब्रियो बनेगा। रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज एज मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। अच्छा, एम्ब्रियो कंटेन्स ओनली मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने आपको पहले बताया, बिकॉज द स्पर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर डिस्पर्स्ड इनटू एग साइटोप्लाज्म एंड डिस्कार्डेड। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो चीज देखने वाली वो ये है कि डिटरमिन द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। उसी वक्त पता चल जाएगा कि एम्ब्रियो वो कौन सा है। अगर तो उसमें वाई क्रोमोसोम आएगा मेल साइड से
और एक्स जो होता है वो फीमेल के पास होता है, तो वो वाई एक्स यानी एक्स वाई बन जाएगा, तो वो मेल होगा। अगर एक्स एक्स होगा तो वो फीमेल होगा। तो अब इसकी हम छोटी सी कुछ एनिमेशन देख लेते हैं। अच्छा, अभी ये फुल स्क्रीन में आप देख रहे हैं इस वक्त, अगर आपको नजर आए ये एनिमेशन तो। अब इसके अंदर ये देखें तो ये सारी की सारी एनिमेशन जो है वो साथ साथ आपको बताई जाएगी कि 200 से 600 थे वो थे। और ये फ्लैजेलर मूवमेंट आपने देखी है इसकी, ये सारे का सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये थोड़ी सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। और ये एम्प्यूला के अंदर सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है। ये इसकी लेयर जो है आउटर, ये है जोना पेलुसिडा। उससे पहले कैपेसिटेशन शुरू हो गई। कैपेसिटेशन के ये सारे कैपेसिटेटेड स्पर्म्स थे। इसमें से एक स्पर्म ने जाके जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन करते हुए पेनिट्रेट कर जाना है, ठीक है। कि जैसे ही टच करेगा तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो स्टेज 1, ठीक है, ये देखिएगा। तो ये जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्टेज 2 आएगी, दैट इज द जोनल रिएक्शन। तो ये एंजाइम्स उसने रिलीज किए थे, ये देखें, ये उसने एंजाइम रिलीज किए और ये पेनिट्रेट कर गया। एट दैट टाइम जैसे ही ये पेनिट्रेट कर जाएगा, उस दौरान यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर जोनल रिएक्शन आ जाएगा, जिससे बाकी जो हैं वो स्पर्म्स एंटर ना हो सके, ठीक है। तो स्टेज 2 और 3 जो है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, ये नहीं एंटर हो सका स्पर्म। दूसरे नंबर पे अंदर से कुछ एंजाइम्स आएंगे जो इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो इम्परमिएबल हो जाएगा। ये देखें, ये कुछ एंजाइम्स आए और उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये एंटर होगा तो यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और प्रो न्यूक्लियस बन जाएगा, ये फीमेल। ये मेल प्रो न्यूक्लियस बना, ये फ्यूज होगी मेम्ब्रेन, और ये डायप्लॉइड नंबर ऑफ जो थे वो क्रोमोसोम जो थे वो बन गए। अब बीच में हमारा ये ऐड भी चल पड़ा है, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स यहां तक? अब इसकी कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ट्विन्स कैसे होते हैं, ठीक है। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विन, ठीक है। मोनोजाइगोट का मतलब, अब आपको मैं बताता हूँ कि मोनोजाइगोट कैसे होता है। आपको बहुत सारे इसके जो सवाल आपके जहन में ना, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मोनोजाइगोट के अंदर क्या होगा कि मोनो ओव्यूलर है, एक ही ओवम है। होगा ये क्या, फर्टिलाइज सिंगल एग स्प्लिट्स इनटू टू डेवलपिंग जाइगोट एट द वेरी अर्ली स्टेज। होगा ये कि उसमें जब 2 सेल स्टेज आई थी तो वो अलग अलग हो गए थे। एम्ब्रियो में जब क्लेवेज आनी है तो 2 सेल्स बनेंगे बीच में, 46 इस साइड पे, 46 दूसरी साइड पे, ठीक है। माइटोटिकली वो डिवाइड होंगे। तो जब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो वो एक अलग से एम्ब्रियो बन जाएगा और दूसरा एक अलग से एम्ब्रियो बन जाएगा। उसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं कि इनकी एक ही जेंडर होती है। जेंडर एक इसलिए होती है कि उनका जो मटेरियल है क्रोमोसोम्स का वो सेम है। सेल तो एक ही था, 2 में डिवाइड हो गया, वो 2 अलग अलग एम्ब्रियो बन गए। इन्हें हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक ट्विन के अंदर क्या होता है कि इसे हम कहते हैं पॉली ओव्यूलर। फीमेल के एट सेम मोमेंट 2 ओवम रिलीज हो गए, तो 2 स्पर्म चले गए। एक स्पर्म ने ओवम 1 को फर्टिलाइज कर दिया, स्पर्म 2 ने ओवम 2 को फर्टिलाइज कर दिया। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट जेंडर्स हो सकते हैं। पहले एक्स एक्स बन गया, दूसरा एक्स वाई बन गया, ठीक है। स्पर्म दूसरा वाई चला गया, उसने फर्टिलाइज कर दिया। एक फीमेल चला गया, वो उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया, एक्स का वाला। इसके इंसिडेंस जो होती हैं वो इंक्रीज होता है विद द एज ऑफ द मदर। जैसे जैसे एज ज्यादा होगी फीमेल की, वैसे वैसे डाइजाइगोटिक ट्विंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, जब हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाते हैं ना फीमेल की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें बहुत सारे ओवम एकदम रिलीज हो जाते हैं, 2 3 4 5। अगर वो सारे के सारे फर्टिलाइज हो जाएं तो वो 5 प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। ये सारे डाइजाइगोटिक होते हैं। एक तो इसकी ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड और गो अवे, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। टू मेनी स्पर्म्स, ठीक है, अगर हो तो डाइस्पर्मिया ट्राइप्लॉइडी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाता है। दूसरे नंबर पे
फर्टिलाइजेशन कब नहीं होती? जब मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी होती है। तीसरे नंबर पे कब होती है? जब टाइमिंग बुरी होती है, यानी कि 48 आवर्स से पहले पहले इंटरकोर्स किया, स्पर्म रिलीज हुए, ओवुलेशन नहीं हुई, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि इन विट्रो स्टडीज यानी लैब स्टडीज शोज दैट द ओव्यूलेटेड एग कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद जो ओवम है वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहता। इसकी क्लिनिकल, ये देखें ट्राइप्लॉइडी की एग्जांपल बहुत अच्छी, 1 2 3, ये देखें। तो ये ट्राइप्लॉइडी देख रहे हैं आप, जिसने बहुत हो जाना है, और ये लैब के अंदर हुआ है, इन विट्रो। विवो मींस जिस्म के अंदर। अच्छा, अब एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि एक्स और वाई जो होते हैं ना क्रोमोसोम्स, वो बनाते हैं मेल। वाई के ऊपर एक जीन होता है, उसको हम कहते हैं SRY जीन। SRY को आप इस तरह जेहन में रखो, जिस तरह ARY चैनल है, इस तरह आप SRY जेहन में रखें। SRY जीन जो होता है वो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। अच्छा, कुछ स्टडीज ऐसी हुई है, इसमें देखा गया है, पहले आपको नॉर्मल बताता हूँ। वाई क्रोमोसोम्स जो होता है वो गोनेड्स जो होते हैं ना, मेल टेस्टिस, उन्हें डेवलप कर पाता है। ठीक है। जैसे ही वाई क्रोमोसोम्स अपना SRY जीन एक्टिवेट करेगा, तो वो टेस्टिस इंड्यूस करेंगे और वे टेस्टिस बन जाएंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक मेल फीटस है। अब कुछ स्टडीज ऐसे देखी गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें कुछ एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ये SRY जीन पड़ा हुआ होता है। वो SRY जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम के जब ऊपर होगा, तो जब वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि उसमें होगा तो फीमेल फीटस, लेकिन उसके टेस्टिस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें क्लिनिकल देखी गई है। दूसरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इनफर्टिलिटी की। जब इनफर्टिलिटी होती है और वो मेडिकली नहीं ट्रीट की जा सकती, तो उसके नतीजे में हम लोग कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। दीज प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो प्रोसीजर्स क्या है? मैंने जैसे पहले बताया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में IVF हो रहा है। ठीक है। और बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। इसका सक्सेस रेट बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। बहुत से एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल फीचर्स होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अब बेसिक देख लेते हैं। क्या होगा? इन विट्रो मींस लैब के अंदर, फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो हम ग्रो करवाते हैं थ्रू हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन देते हैं। फीमेल की ओवरी के अंदर बहुत सारे हार्मोन जो है ना, ओवम, वो डेवलप होते हैं। फिर जितने भी ओवोसाइट्स होते हैं, हम वो लेप्रोस्कोपिक मेथडोलॉजी के थ्रू हम उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। किस स्टेज में? जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, इन द लेट स्टेज ऑफ फर्स्ट म्योटिन डिवीजन। उसके बाद इन एग्स को कल्चर किया जाता है, पेट्री डिश के अंदर आके ना, कल्चर मीडियम में डाल के इसको कल्चर किया जाता है। उसके बाद फॉरेन स्पर्म जो है वहां पर, उसके जो फादर के हैं स्पर्म, वो वहां पर रिलीज किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बाकायदा विजुअलाइज किया जाता है ऑन कंप्यूटर्स, ऑन माइक्रोस्कोप्स, व्हिच आई हैव क्या कहते हैं, असिस्टेड इन दैट थिंग इन KMU। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि उसमें 8 सेल स्टेज जब आएगी, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, जब उसकी 8 सेल स्टेज आएगी, वहां से उसको वापस जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवा दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम, इनफर्टिलिटी को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर का नाम है IVF। तो ये देख लें डायग्रामेटिकली, आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ओवम लिए, उन्हें हमने कल्चर किया, उसके बाद हमने स्पर्म इंट्रोड्यूस किए, फर्टिलाइज किए 8 स्टेज के अंदर, उसके बाद हमने उसको वापस इम्प्लांट कर दिया, किसमें? यूट्रस के अंदर। दैट्स इट। अब वहां पे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है जी गिफ्ट एंड जिफ्ट। गिफ्ट स्टैंड फॉर गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक है। इसमें क्या होगा इस ट्रांसफर में कि वो साइट और स्पर्म को अम्प्यूला में रखा जाएगा, यूट्राइन ट्यूब के अंदर। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन वहां करवाई जाएगी आर्टिफिशियली। उसके बाद क्या होगा? फिर उसकी डेवलपमेंट वैसी होगी जैसे एक नॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ये आपको हम आगे एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाएंगे। दूसरे में क्या होगा कि हम जाइगोट को, जाइगोट किसे कहते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट को हम उसी तरह एम्प्यूलरी रीजन में प्लांट करते हैं, और उसके बाद हम उसको वेट करते हैं, वो जाकर नॉर्मली जैसे इसकी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, वैसी होती है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं जिफ्ट। ये दोनों इन विट्रो ही हैं।
ठीक है, लैब में बना के हम लोग इसको डाल देते हैं एम्प्यूला के अंदर। इन तीनों प्रोसीजर्स को हम आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम भी देते हैं। बोथ ऑफ दीज मेथड्स रिक्वायर्ड पेटेंट यूट्राइन ट्यूब्स। इसमें शर्त यह है कि उस फीमेल की जो यूट्राइन ट्यूब है वो ओपन होनी चाहिए, वो पेटेंट होनी चाहिए, क्लोज ना हो। ये सबसे एडवांस प्रोसीजर है। इसको हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी के नाम से। ये उन लोगों में किया जाता है जो मेल जो होते हैं, जिनके स्पर्म काउंट नहीं होते, ठीक है, स्पर्म नहीं होते, बहुत कम स्पर्म होते हैं, डेड होते हैं स्पर्म, या स्पर्म लेस होते हैं, एजोस्पर्मिक होते हैं वो। तो उनके किसी भी एरिया से टेस्टिस के अंदर वहां से स्पर्म लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद हम उसको आईवीएफ के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि a single sperm obtained from any point into the male reproductive tract is injected into the cytoplasm of the egg to cause fertilization। आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाई गई, उसके बाद उसको हमने वहां पर इम्प्लांट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इक्सी। ये क्या जी, अल्टरनेटिव टू यूजिंग अ डोनर स्पर्म और आईवीएफ। एक तो ये थी। फिर कुछ और प्रोसीजर्स भी हैं, वो अब आपके कोर्स वर्क में नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और भी है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम, हमारे पास बहुत सारी बेटियां हैं, हमें बेटा चाहिए। बहुत सारे कहते हैं हमारे पास बेटे ही बेटे, हमें बेटी चाहिए। तो एक प्रोसीजर है, उसे हम कहते हैं प्री सिलेक्शन ऑफ द एम्ब्रियोज सेक्स। ये फैसलाबाद में भी हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम लोग स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन के बाद उसमें देखते हैं कि एक्स कौन से हैं, वाई कौन से हैं। तो एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको दोबारा आईवीएफ या इक्सी के थ्रू जो है वो हम दोबारा भेज देते हैं। फर्ज करें एक कपल है, उसके पास बेटियां ही बेटियां, वो चाहता है कि बेटा हो, उसका सीमन एनालिसिस करेंगे, उसमें हम देखेंगे उसमें वाई कितने हैं, एक्स कितने हैं। तो जितने भी हमें बेटा चाहिए, तो हम जितने भी वाई हैं वो उन्हें हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइज करेंगे और उसके बाद हम उसे इक्सी के थ्रू या आईवीएफ के थ्रू जो है हम उसे हम इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्री सिलेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आखिरी क्लिनिकल है, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द एम्ब्रियोस। हम एम्ब्रियो जो है वो एक ही प्रोसीजर जब आईवीएफ करने लगते हैं ना, तो उस दौरान हम बहुत सारे जो ओवम हमने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, हम सबको फर्टिलाइज कर देते हैं और उन्हें हम अपने पास बचा के रख लेते हैं। सिर्फ एक को हम अंदर भेजते हैं या दो को अंदर भेज देते हैं, यानी कि इम्प्लांट करवाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो हैं एम्ब्रियोज, उन्हें हम सेव कर लेते हैं 8 सेल स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो फर्ज करें फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो हमारी अगर फेलियर की तरफ जाती है, तो हम वहां से जो फ्रोजन एम्ब्रियो थे, हम उनमें से एक निकाल के दोबारा हम भेज सकें, दूसरे अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। बार बार ना हमें ओवम निकालने पड़े, बाबा हमें स्पर्म ना निकालने पड़े, हमारे पास ऑलरेडी एम्ब्रियो सेव होते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द एम्ब्रियोज, ठीक है। ये भी कॉमनली हो रहा है, ये प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, ये आपके पेपर में बहुत दफा आया हुआ है, सुरोगेट मदर्स। सुरोगेट मदर्स में क्या होगा कि एक ऐसी फीमेल जिसकी दोनों ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन उस खातून की, उस फीमेल की दोनों ट्यूब्स बंद हैं, तो वो इनफर्टाइल है। या उसकी यूट्रस जो है वो बाइकॉर्नुएट है, दो मुंह वाली यूट्रस में, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा ऐसा है कि उसका कोई ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से उसकी यूट्रस को रिमूव करना पड़ा, तो वो कैसे अपना प्रेगनेंसी लेगी। तो उसका तरीका ये निकाला है कि उसमें से हम ओवम को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी तरह लेप्रोस्कोपी के मेथड के थ्रू। उसके बाद उसकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाएगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही वो एम्ब्रियो बन जाएगा, तो उसको हम किसी और खातून की, किसी और फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे और वहां पे पूरी की पूरी डेवलपमेंट होगी उसकी, और फिर वो उस बच्चे को जन्म देगी। तो वो जो मदर होगी उसे हम कहते हैं सुरोगेट मदर, यानी जिस मदर के अंदर हमने इम्प्लांट किया, दैट मदर इज कॉल्ड सुरोगेट मदर। सरोगेट भी कहते हैं इसे, सुरोगेट भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा।